माइक्रोमैक्स स्टोरी सक्सेस टू फेलियर। 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विसेज का माहौल फलने फूलने लगा और कई भारतीयों के जीवन में बदलाव आया। एक दशक बाद ये स्टार्टअप गायब होने लगे क्योंकि उन्हें या तो उनकी चीनी कंपटीशन द्वारा खरीद लिया गया या उनके द्वारा मार्केटिंग किया गया था। माइक्रोमैक्स एक भारतीय गहना था जो दोनों कालखंड में फला फूला, लेकिन इसने भी भारतीय बाजार में अपनी चमक खो दी। फैक्ट ये है कि हाईली कॉम्पिटिटिव मोबाइल कंपनीज में माइक्रोमैक्स एक बड़ा नाम था। कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है क्योंकि इन दिनों नाम शायद ही सुना है। कुछ साल पहले तक माइक्रोमैक्स सैमसंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। आज हम उन फैक्टर्स पर एक नजर डालेंगे जिनके कारण माइक्रोमैक्स का उदय हुआ और हम उन निराशाजनक वर्षों के फैक्टर्स की भी स्टडी करते हैं जो इसके बाद के वर्षों में इसके निधन का कारण बने। जब 1991 में राजेश अग्रवाल द्वारा माइक्रोमैक्स की स्थापना की गई तो ये कभी भी एक फोन कंपनी नहीं थी। ये डेल, HP और सोनी जैसे विभिन्न ब्रांडों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में शुरू हुआ। कंपनी को बाद में माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स कहा गया। 2000 के दशक की शुरुआत में माइक्रोमैक्स काफी हद तक एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसे माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था। राहुल शर्मा को उनके फिनिशिंग सहयोगियों में से एक के द्वारा फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल के विचार से परिचित कराया गया था। 2000 के दशक ऐसे वर्ष थे जब लैंडलाइन संचार का पहला सोर्स था। राहुल शर्मा के लिए पेश की गई तकनीक में सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया जिससे इस क्षेत्र में क्रांति आ गई। ये विचार की एक संपूर्ण बिजनेस सेटअप किया जा सकता है जहां कई लोग भुगतान करते हैं और कॉल करने के लिए सिंगल सिम का उपयोग करते हैं। मुख्य लाभ इस तथ्य से थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी लैंडलाइन कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ तकनीक एकदम सही थी क्योंकि इसे कठिन इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शर्मा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और जल्द ही माइक्रोमैक्स ने फोन बनाना शुरू कर दिया जो लैंडलाइन की तरह दिखते थे लेकिन नोकिया के लिए सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। माइक्रोमैक्स को नोकिया 32S के लिए अखिल भारतीय वितरक के रूप में भी नियुक्त किया गया था और जल्द ही 10,000 नोकिया 32S स्थापित किए गए थे। अब तक माइक्रोमैक्स के फाउंडर को अनसर्टेनिटी, बदलती तकनीक और कंपनी को विकसित होने की आवश्यकता का स्वाद मिल चुका था। कंपनी ने तब मोबाइल फोन की दिशा बदलने का फैसला किया। फोन में माइक्रोमैक्स का प्रवेश। माइक्रोमैक्स के फाउंडर अगली बड़ी चीज की तलाश में थे और सौभाग्य से इस विचार पर ठोकर खाई। राहुल शर्मा बंगाल से गुजर रहे थे जब उन्होंने देखा कि ग्रामीण एक ट्रक की बैटरी का उपयोग करके टेलीफोन चला रहे हैं। माइक्रोमैक्स ने एक नया फोन बनाने का फैसला किया जिसकी बैटरी 30 दिनों तक चली। फोन का निर्माण चीन में OEM द्वारा किया जाएगा। ये OEM डिजायर्ड इक्विपमेंट का उत्पादन करेंगे जिसके बाद में भारत में भेज दिया जाएगा और बाद में माइक्रोमैक्स द्वारा मार्केटिंग और बेचा जाएगा। माइक्रोमैक्स ने इन OEM पर भरोसा किया और चीन में अपने फोन बनाने के लिए ओप्पो, वीवो, जियोनी और कूलपैड जैसी चीनी कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। ऐसा करके माइक्रोमैक्स ने अपना पहला मोबाइल फोन यानी माइक्रोमैक्स X1i लॉन्च किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करने का फैसला किया क्योंकि ये बिजली कटौती से परेशान थे। उनके प्रयास आखिरकार सफल हुए क्योंकि कंपनी ने केवल 10 दिनों में ही सभी 10,000 फोन बेच दिए और बाजार ने और मांग की। कुछ ही महीनों के भीतर माइक्रोमैक्स ने खुद को 10 करोड़ पर एनम व्यवसायी से 100 करोड़ पर एनम व्यवसायी में बदल दिया था। ऊपर एक नजर डालने से आप पहले ही महसूस कर चुके होंगे कि माइक्रोमैक्स जिस बेसिक प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट था वो भारतीय बाजार में अंतराल को ठीक करना था। वो X1i मॉडल के साथ ही नहीं रुके। इस दौरान ड्यूअल सिम फोन का चलन नहीं था। राहुल शर्मा को इस बात का एहसास तब हुआ जब वो अपने शब्द से बात कर रहे थे जो जाहिर तौर पर अलग अलग पर्पस के लिए 3 सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। माइक्रोमैक्स ने दोहरे सिम फोन की शुरुआत के साथ रातों रात उद्योग में क्रांति ला दी जिससे यूजर्स को राइवल ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग की अनुमति मिली जिससे उन्हें डाटा योजनाओं के बीच स्विच करने की अनुमति मिली। इसके अलावा माइक्रोमैक्स ने युवा पीढ़ी के लिए ब्लूटूथ सक्षम फोन पेश किए और लड़कियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फोन भी जारी किए। इन इनोवेशन ने माइक्रोमैक्स के उस बाजार में पैर जमाने और मजबूत कर दिए जिसमें उन्होंने प्रवेश किया था। एक और दिलचस्प विशेषता जो राहुल शर्मा ने पेश की वो थी कॉल रिकॉर्डर। उन्हें यह विचार तब आया जब वो एक ऐसे चित्रकार से मिले जिसे कॉल रिकॉर्डिंग सुविधाओं की आवश्यकता थी। वर्ष 2015 तक माइक्रोमैक्स नोकिया के लिए एक सप्लायर से एक ऐसे ब्रांड के रूप में विकसित हो गया
जो भारतीय बाजार में नोकिया से बड़ा था। माइक्रोमैक्स सैमसंग के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी थी। माइक्रोमैक्स का क्या हुआ? अगस्त 2014 में माइक्रोमैक्स के कॉर्पोरेट इतिहास में एक पल था जब कंपनी भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन ब्रांड था और दुनिया में मोबाइल फोन का 10वां सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। 2019 तक कंपनी का मूल्यांकन 2015 के शिखर से 90% गिर गया था। आइए अब उन फैक्टर्स का पता लगाते हैं जिन्होंने माइक्रोमैक्स को लाइमलाइट से बाहर कर दिया और इसके अलावा 5 वर्षों में सर्वाइवल मोड में लाने के लिए मजबूर किया। पहला, जियो का प्रवेश। जियो के आगमन ने उद्योग में क्रांति ला दी थी। जब जियो की शुरुआत हुई तो हर भारतीय के पास इंटरनेट नहीं था। यह 2G 3G के लिए भारी कीमत चुकाने से सीधा सबसे तेज इंटरनेट यानी 4G कई महीनों तक फ्री रहा। इसके अलावा कॉल मुफ्त थे। दुर्भाग्य से सभी के पास ऐसे फोन नहीं थे जो 4G तक पहुंच सकते थे। तकनीक ऐसी है कि आप 3G के लिए बने फोन पर 4G डाटा नहीं चला सकते। कोई भी व्यक्ति जो नया फोन ढूंढ रहा है या ऑफर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है वो 4G एक्सेसरीज वाला फोन खरीदेगा। माइक्रोमैक्स के लिए दुख की बात यह थी कि उनके पास बाजार में 40 फोन थे जिनमें से कोई भी 4G को सपोर्ट नहीं करता था। दूसरा, चीनी फोन कंपटीशन। जिन फोनों को माइक्रोमैक्स के रूप में ब्रांड किया गया था वे चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए थे। इन कंपनियों में ओप्पो, जियोनी, वीवो जैसी कंपनियां शामिल थी। चीनी कंपनियों ने भारतीय बाजार में विशाल ग्राहक आधार की क्षमता का एहसास किया था। शुरुआत में माइक्रोमैक्स इन कंपनियों के खिलाफ अच्छी पकड़ बनाने में सक्षम था क्योंकि ये पहले से ही एक स्थापित भारतीय ब्रांड था। लेकिन जल्द ही मेक इन इंडिया अभियान शुरू हो गया और ओप्पो, जियोनी, जियोमी और वीवो जैसी कंपनियों ने भारत में असेंबल करना शुरू कर दिया। इससे माइक्रोमैक्स को जो फायदा हुआ था वो खत्म हो गया। भले ही माइक्रोमैक्स अब लाइमलाइट साझा नहीं करता है, फिर भी ये नए फोन के लॉन्च के साथ भारत में वापसी की योजना बना रहा है। वर्तमान में बाजार को पुनः प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होने वाला है। ये कठिन हो जाता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या माइक्रोमैक्स रियलमी, वनप्लस को टक्कर दे पाएगा।